हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपके सामने अभी मैं लिखने लग रहा हूँ। कल मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बताया था और एलिमिनेशन रिएक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है सेटिस रूल। तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस का किस तरीके से हाउ विल यू अप्लाई द सेटिस रूल, ये क्या होता है, कैसे रूल को समझाना है, क्या है ये रूल, इसके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर की जाएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको कल पढ़ाया गया था। ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर कल बताया था, दोबारा रिपीट करो, अल्फा से हैलोजन निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है और प्रोडक्ट में बन जाती है हमारे पास क्या, डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अल्कीन। तो अब इसमें हमने इस बात को डिस्कस करना है आज के टॉपिक के अंदर कि अगर हैलोजन की पोजीशन ऐसी जगह पर लगी हो जिससे प्रोडक्ट्स बनने की संभावना 2 हो जाती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ इसके एग्जाम्पल पे, जो आपने ध्यान से देखना है कि क्या दिया हुआ है और हमारे प्रोडक्ट ऐसे कैसे 2 बन गए और उनके आगे भी बाइफर्केशन है और परसेंटेज का हिसाब लगाना है। तो आपने जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है बेटा, उसको अपने सेंटर पे लिखना है, CH3 CH2 CH Br CH3। तो ये है, अब देख रहे हैं मैंने नंबर डाल दिया है। तो क्या प्रोडक्ट है, 2 ब्रोमो 4 कार्बन से क्या है बेटा, ब्यूटेन। इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करानी है, अल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन होना है और कैसे होना है यही आपको अभी बताया जाएगा। तो जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिला तो आपने लिखा अल्फ़ा, अब ये वाला भी बीटा है, ये वाला भी बीटा है, तो इसको हम रख लेते हैं बीटा, इसके ऊपर रख देते हैं बीटा डैश। तो अब यहाँ से 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो कैसे बनेंगे वो आपके सामने देखो। पहली बारी में अल्फ़ा से ब्रोमीन निकालनी है, बीटा से हाइड्रोजन निकालनी है। तो ये कौन सी है, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं बेटा। तो ये बन गया CH3, आप ध्यान से बोर्ड पे देखें, CH2 का CH, फिर ब्रोमीन चला गया CH और ये आ गया CH3 और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो इस प्रोडक्ट का नाम बना क्या बेटा, ब्यूट। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है 2ईन। तो पहला प्रोडक्ट आपको क्लियर समझ आया होगा कि कैसे बनाया गया। अब इस साइड पे आ जाओ, इस साइड पे अल्फा से हैलोजन ने जाना है, बीटा डैश से हाइड्रोजन ने जाना है। तो ये बन गया अल्फा बीटा डैश एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब आप देखें CH3 फिर CH2, यहाँ से गया CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 का CH2, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो ये क्या बना प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, ब्यूट 1ईन। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो ब्यूट 2ईन है हमारा, इसकी बनती है 81% और इसकी जो परसेंटेज है लर्न करनी है आपने, 19 है बेटा। अब 81 इज द व्हाट, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है बेटा, जो कम होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट। अब इसके बाद इसको देखो, यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, सेटिस
रूल अप्लाई हो रहा है जो पेपर में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेन सेटिस रूल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यही एग्जाम्पल देकर आपको सेटिस रूल समझाना होगा, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आप अब समझाऊंगा क्या होता है। सेटिस रूल ये कहता है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ उसमें उन दोनों कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप 1 लगी हुई है, ये कितनी लगी हुई है, 2। लेकिन जहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना है वहाँ पर सिर्फ अल्काइल ग्रुप क्या है, 1, CH3 CH2। यहाँ CH3 CH3 और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये कम बनेगा, ये क्या होएगा, ज़्यादा बनेगा। तो कहता है कि वो प्रोडक्ट प्रेफर होगा डबल बॉन्ड के साथ जिसके साथ अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या रहेगी बेटा, ज़्यादा रहेगी। तो मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मोर विल बी द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, वो हमारा क्या होगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट। अब इसको भी आगे बाइफर्केशन है, बाइफर्केशन मतलब सब डिवाइडेड है। इसको लिखने के बाद अभी सेटिस रूल की डेफिनेशन मैं इसके बाद लिखवाऊंगा, पहले भी इसको रिएक्शन को मैं पूरा कर देता हूँ। ये रिएक्शन बड़ा है, कल इसीलिए मैंने आपको समझाया, कंप्लीट नहीं कर पाया था। अब ये देखें ध्यान से, अब CH3 डबल बॉन्ड C, इसी प्रोडक्ट को लिख रहा हूँ। अब दोनों CH3 एक साइड पे आ गए और +1 में पढ़ाया था जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होता है तो ये क्या बनता है, सिस ब्यूट 2 इन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 H H। अब CH3 क्या है बेटा, ऑपोजिट एंड पे, तो ये क्या बन गया, ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो डियर स्टूडेंट्स 81% में से 71% ये है, सॉरी 10% ये है और ट्रांस वाला 71% है। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है, आप देख सकते हैं बल्कियर ग्रुप पास पास है, तो यहाँ पर क्या है, रिपल्शन, और रिपल्शन होने के कारण ये प्रोडक्ट क्या हो गया, लेस स्टेबल। और यहाँ पर क्या है बेटा, बल्कियर ग्रुप्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। रिपल्शन तो है यहाँ पर, लेकिन रिपल्शन कैसी है यहाँ पर, लेस होगी, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल। तो अब आपने इसमें से पूरी डिटेल में दोबारा जानकारी समझाता हूँ आपको, एक बार ध्यान से सुनना है कि जब हमने सेटिस रूल के बारे में पढ़ा तो हमारे पास पहला प्रोडक्ट ये बना जिसका नाम है ब्यूट 2 इन, जिसके अंदर 2 अल्काइल ग्रुप होने के कारण ये है मेजर प्रोडक्ट। अब बना ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है इसलिए इसकी परसेंटेज क्या बनी, कम, और ये 19%। इस प्रोडक्ट के आगे 2 हिस्से बन गए इसी प्रोडक्ट के, एक बार CH3 एक साइड पे लगा, एक बारी ऑपोजिट साइड पे लगा। सेम साइड वाले को सिस बोलते हैं, ऑपोजिट साइड वाले को क्या बोलते हैं, ट्रांस। अब ये 10% बना, ये 71% बना 81 में से। क्यों बना ये 10%, क्योंकि यहाँ CH3 ग्रुप एक दूसरे के करीब है, रिपल्शन है, तो ये प्रोडक्ट क्या है, लेस स्टेबल है। इसमें CH3 ग्रुप के बीच में रिपल्शन तो है लेकिन दूर है, इसलिए कम रिपल्शन है, और ये क्या बन गया, ज़्यादा स्थिर। और इस तरीके से इसका ये पूरा कंप्लीट एलिमिनेशन रिएक्शन की डिटेल्स थी जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था जो मैंने आपके साथ पूरे डिटेल में समझाया। नाउ विल डिस्कस, you will write down the definition of Satis rule. You write down the definition of Satis double F beta rule. It states that during the elimination reaction, the product form will be the
product having more number of alkyl group, more number of alkyl group across the double bond, across the double bond is called as what? Sadus रूट। तो इसकी क्या हिंदी है? इसकी हिंदी है ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान वो प्रोडक्ट बनेगा, प्रेफर करेगा बनना जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या रहेगी? ज़्यादा, और अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब आर सी ट्रिपल डबल बॉन्ड आर 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 सबसे ज़्यादा बनेगा, उसके बाद 3 अल्काइल ग्रुप, उसके बाद आप देख रहे हैं 2 अल्काइल ग्रुप, और उसके बाद देखेंगे 1 अल्काइल ग्रुप। तो आप समझ गए कि मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मोर विल बी द परसेंटेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो अगर चॉइस मिलती है तो कौन सी ज़्यादा बनेगी वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिटेल में था। तो ये था हमारे 3 रिएक्शंस। कौन से बेटा? हेलो अरीन्स के। दोबारा दोहरा देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसके 14 रिएक्शंस थे, जिसकी मैंने आपको पूरा चार्ट बनाकर बताया कि किस तरीके से 14 के 14 रिएक्शंस याद करने हैं। कल पढ़ाया था, उसकी मैकेनिज्म्स पढ़ाई थी SN1 और SN2। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रिएक्शन विद मेटल्स, और कल और आज मिलाकर पढ़ाया एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो कल हमने स्टार्टिंग की थी, आज हमने इसको एंड किया। तो आज का टॉपिक, ये वाला पहला टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे, इसमें बीच वाला टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चैप्टर था हमारे पास जो कि आगे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत है कौन सा आर्टिकल? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये पढ़ाना है मुझे आपको। तो आज हम इसी के साथ पढ़ेंगे टॉपिक। ये अगला टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एग्ज़ाम, लाइक जेईई मेंस एक्सेट्रा। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक। इसमें से डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, हमारे बोर्ड पेपर में भी डेफिनेशंस आती है। बोर्ड पेपर में तो डेफिनेशंस आती है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला टॉपिक है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सबसे पहले वी हैव व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये क्या होती है, जरा ध्यान से देखो, मैं भी आपको बताऊंगा। जैसा कि हमने घर में, हमारे पास बल्ब लगा हुआ है और हमने ये बल्ब यहाँ से स्विच से ऑन कर दिया तो रोशनी एकदम चारों तरफ फैल गई। ऑर्डिनरी बल्ब है। जब हमने इसको यहाँ पर बंद किया, जलाया, तो क्या हुआ? पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। तो इट हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ्स of light in all the possible direction।
तो एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर लाइट नहीं है, ये कोई स्पॉट लाइट नहीं है। जैसे हम बल्ब ऑन करते हैं तो पूरे कमरे में चानना हो जाता है, चानना मतलब रोशनी फैल जाती है। तो ये क्या होता है कि चारों तरफ ये फैल जाता है, तो इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये कहलाती है क्या, ऑर्डिनरी लाइट। हैविंग, अभी डेफिनेशन लिखूंगा, हैविंग क्या पढ़ा, डिफरेंट वेवलेंथ। अब बात करेंगे बेटा प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट भी बोल देते हैं। और मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है, हैविंग द सिंगल वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसी होती है इसकी, सिंगल वेवलेंथ लाइट, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे हमारी लेज़र लाइट्स होती है, वो एकदम सीधी जाती है, मतलब उसमें ऐसे बिखरती नहीं है, तो उसका जो एंगल है वो सीधा चलता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये शब्द पता होना चाहिए कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है और कैसे हम ऑर्डिनरी लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नाउ विल स्टार्ट विद द आर्टिकल, कि आर्टिकल कैसे है। देखो आर्टिकल की स्टार्टिंग ऐसे हुई, देखो आप यहाँ पर कल परसों हमने पढ़ा था SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म में कल बताया गया था कि देयर इज वॉल्डर इन्वर्जन। इन्वर्जन के बारे में समझाया गया था। इन्वर्जन का मतलब होता है, लिख भी लिया आपने, रिवर्स, कि जहां पर पहले ग्रुप लगा है उसके ऑपोजिट एंड पे ग्रुप आगे लगता है, रिवर्स हो जाता है। कल आपको मैंने SN1 मैकेनिज्म पढ़ाया, और SN मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा यहां पर बनता है रेसमिक मिक्सचर, या इसको क्या बोल देते हैं, मॉडिफिकेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट A प्लस प्रोडक्ट B। इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉजिटिव होती है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नेगेटिव होती है। तो नेट रिजल्ट क्या होता है, ज़ीरो। नेट रिजल्ट क्या आ गया, ज़ीरो। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ क्या कर देती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि भाई ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या मकसद है, क्यों आपके साथ ये डिस्कस किया जा रहा है, क्या डिस्कस किया जा रहा है, कि क्या है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए ये सारा बेस है जो आपको समझाया मैंने। अब हम बात करेंगे सबसे पहली डेफिनेशन पे, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट। तो अब यहाँ से आपने नोट्स बनाने शुरू करने हैं, यू मेक द नोट्स फ्रॉम हेयर। ये तो आपको मैंने समझा दिया कि इस आर्टिकल का बेसिक मकसद क्या है। नंबर 1, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। The ordinary light is spread over in all the possible direction and having the different wavelength, whereas
monochromatic light has the single मतलब अकेला single wavelength in only one possible direction। अब यहां से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। when an ordinary light is passed through the NICOL प्रिज्म पता ही है आपको, त्रिकोण वाला प्रिज्म, इट चेंजेस into what plane? Polarized light। जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास किया जाता है तो उसमें से निकलने वाली जो लाइट है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसकी डायरेक्शन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन होती है, हैविंग सिंगल डायरेक्शन। अब जरा देखेंगे कैसे, हाउ। आप सोचोगे ये कैसे? ये हमारी सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, देख रहे हैं आप, बल्ब बनाया मैंने और इसमें से जो किरणें निकल रही है वो सभी दिशाओं में समान रूप में फैल रही है। तो व्हाट इज दिस? ये हमारी क्या है बेटा? ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, जो कि सभी डायरेक्शंस के ऊपर फॉलो करती है। अब हमने बीच में लगा दी क्या? निकोल प्रिज्म। अब इसमें से जब ये गुजरेगी तो इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो जाएगी, एक पार्टिकल की। तो सिंगल पार्टिकल की जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं एक ही प्लेन पे है, तो ये क्या बन गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मैंने आपको पूरा डेप्थ में समझाया कि क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब समझ आ गया होगा कि किसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसके अगला टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर सिमेट्री के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ए सब्सटेंस which can able to rotate the plane of polarized light towards either direction, either मतलब किसी भी साइड पे, लेफ्ट या राइट, are called as optically active compounds। वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन की तरफ मोड़ देता है, आइदर लेफ्ट और राइट, तो ये कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। एग्जाम्पल इसके आर्टिकल के डिस्कस करने के बाद बताए जाएंगे। अभी डेफिनेशंस बताई जा रही है आपको, और इसी के साथ है ऑप्टिकली इनएक्टिविटी या इनएक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। और इसको मैं पूरा कर देता हूँ। एंड द प्रॉपर्टी is called as
ऑप्टिकली एक्टिविटी। तो अब हम बात करेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की। ए सब्सटेंस which does not able to rotate the plane of polarized light towards any direction, किसी भी दिशा की तरफ नहीं, आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली इन एक्टिव सब्सटेंस। क्या कहलाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो अब हम इसको और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को दो प्रकार में डिवाइड किया गया। उससे पहले ये जो सारा प्रोसेस है वो हम कैसे करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका डायग्राम बनाने लग रहा हूँ और उसके बाद ये डिस्कस करूँगा। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट बनाने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं पोलैरोमीटर। It is like this. This is the bulb. We have Nicol prism. और इसको यहाँ पर बोलते हैं पोलराइजर। और उसके बाद यहाँ पर ग्लास की एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है और इसके अंदर हम सब्सटेंस डालते हैं, सॉल्यूशन, टू फाइंड आउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर से यहाँ लगा होता है एक निकॉल प्रिज्म जो कि मूवेबल है, वो तो फिक्स है, ये मूवेबल निकॉल प्रिज्म है बेटा। और इसको बोलते हैं एनालाइजर। और यहाँ से लेंस लगा हुआ है और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, तो दिस इज द आई पीस, जस्ट लाइक माइक्रोस्कोप। तो दिस इज द व्हाट इज दिस कॉल्ड एज पोलैरोमीटर। और सॉल्यूशन का यहाँ से देखना होता है। तो यहाँ से हमारी ऑर्डिनरी लाइट निकली जो कि सभी डायरेक्शंस के ऊपर ट्रैवल कर रही थी। और जब ये यहाँ से निकली तो सिंगल प्लेन पे हो गई। अब ये जब यहाँ से निकलेगी तो या तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर राइट हैंड साइड पे मुड़ जाएगी और ये हमें आई पीस से नज़र आएगा। अगर ये नहीं मुड़ी, सीधी नज़र आई तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर लेफ़्ट या राइट होती है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अगर ये डायरेक्शन कुछ भी नहीं करती तो क्या रहता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये रोटेट नहीं कर पाई, जैसे थी वैसी आई। और अगर ये लेफ़्ट या राइट पे हो जाती है तो ये क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं आपको बता रहा था कि इसको आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को, वो कैसे? जैसा भी मैंने बताया पोलैरोमीटर की फॉर्म में, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, so they are further divided into two parts. One is dextrorotatory substance या compound। dextrorotatory, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, ऐसे लर्न करना है राइट। व्हेन द प्लेन ऑफ polarized light is rotated
towards the right hand direction, then it is said to be dextro-rotatory compound. तो क्या कहते हैं उसको? डेक्स्ट्रो-रोटेटरी कंपाउंड. और बी पार्ट है बेटा, डेक्स्ट्रो का ऑपोजिट लेवो रोटेटरी कंपाउंड्स या सब्सटेंस. स्पेलिंग है हमारे LAEVO, लेवो. और लेवो मीन्स लेफ्ट. ठीक है, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, राइट. और लेवो का मतलब है लेफ्ट. तो डेफिनेशन आपको समझ ही आ गई है. जहाँ मैंने लिखा है राइट हैंड साइड, वो लिखना है लेफ्ट हैंड साइड. तो बड़ा ही आसान है. व्हेन द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट is rotated towards the left hand direction, then it is said to be what? Labo rotatory सब्सटेंस या कंपाउंड्स. तो दिस इज लाइक दिस. अब थोड़ा सा और बता देता हूँ, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ये वाला सेक्शन. फिर कल हम सिमेट्री एसिमेट्री पढ़ेंगे. तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को D से रिप्रेजेंट किया जाता है और लेवो रोटेटरी कंपाउंड को L से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो कई बारी ये प्लस हाफ, कई बारी माइनस हाफ. तो वैसे तो D और L लगाया जाता है, और कई बारी ये प्लस हाफ और माइनस हाफ से भी नोटेशंस यूज़ कर लेता है. तो ये था आज का टॉपिक, जो कि आपको मैंने सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया. और उसमें मेन जो टॉपिक था दैट इज़ द सेटिस रूल क्या होता है. और उसके बाद मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टार्ट किया, और पहले पढ़ाया प्लेन पोलर लाइट क्या होती है, और दूसरी अब बताइए आपको मैंने कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो रोटेटरी क्या है. और इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर ही क्लोज करते हैं. कल हम पढ़ेंगे आगे का जो टॉपिक है दैट इज़ द एसिमेट्री क्या होती है मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर, और एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, कायरल सेंटर क्या है, और कैसे कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो जाता है, उसकी जानकारी हम कल अपने लेक्चर में शेयर करूंगा. तो आपने कल का लेक्चर उसके लिए देखना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल.